ओके सो प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। उसमें से एक आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, मेटालिक बॉन्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उस तरह से नहीं पढ़ेंगे जिससे आपने बाकी में अपने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट अलॉन्ग द पीरियड क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। सिर्फ ये देखेंगे कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या चीज है, और ये कहाँ कहाँ ज्यादा हो रही है और कहाँ कहाँ कम हो रही है, बस ये अपने ये देखना है। एक तो याद रखिए, जैसे कि आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी एक मेटल का एटम और दूसरा जो मेटल का एटम है ये आपस में जुड़े हुए हैं एक एक फोर्स, एक बॉन्ड के जरिए। उस बॉन्ड का नाम क्या है? मेटालिक बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड मजबूत है तो फिर वो चीज, वो मेटल भी मजबूत होगा, और अगर ये बॉन्ड कमजोर है तो फिर वो वीक होगा। अब सवाल ये है कि इस मेटालिक बॉन्ड को कौन ज्यादा करते हैं। देखना, अगर एक एटम और दूसरे एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, सपोज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इनका फ्री है, जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इनका डीलोकलाइज है। मैं आपको डीलोकलाइज बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी न्यूक्लियस से तकरीबन तकरीबन आजाद हो चुका है, ये कहीं पे भी घूम सकता है। तो ये जो जो दो इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए वो ये डीलोकलाइज्ड है। अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है तो इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा, दोनों के बीच। अगर एक दूसरा एटम है, ये दो एटम है, अगर इनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जो कि क्या हूं, डीलोकलाइज्ड हूं, आजाद हूं, तो फिर तो एक बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा, एक बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा, तो फिर तो दो बॉन्ड्स बन जाएंगे। इस वजह से, इस चीज की खातिर इसका बॉन्ड मजबूत होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी जो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए खर्च हो जाती है। अब जाहिर है, ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, सॉरी दिस वन, इस बॉन्ड को अगर आप 50 किलो जूल की एनर्जी देते हैं, सपोज करते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये एटम बी और एटम बी के दरमियान, ये वाला एटम बी और एटम बी के दरमियान जो बॉन्ड है, इसको 70 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा सख्त है। तो याद रखिएगा, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सॉलिड होते हैं, इनके बीच बॉन्ड होता है। अगर आपने वो बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी का नाम बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बॉन्ड कहां से कहां सख्त होगा, ये मैंने आपको बताना है। देखिए, सेकेंडियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद जब आप नीचे आ जाओगे, टाइटेनियम में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि टाइटेनियम ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्या होगा? ज्यादा स्ट्रांग होगा सेकेंडियम से। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, दो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, जब ये दो बॉन्ड बनाएंगे तो ज्यादा मजबूत होगा। दो बॉन्ड की मैं बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ जाएंगे, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। द मोर द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मोर स्ट्रांग विल बी द बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब वेनेडियम के पास अगर आप आ जाएंगे, वेनेडियम में फिर तीन होंगे डीलोकलाइज, तो इसका बॉन्ड तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा उस निस्बत से। तो सेकेंडियम से टाइटेनियम ज्यादा स्ट्रांग है, टाइटेनियम से फिर वेनेडियम ज्यादा स्ट्रांग है। ये कब तक चलेगा? ये वेनेडियम तक जाके उसके बाद वापस कम होना शुरू हो जाता है। मतलब जो कि क्रोमियम है, मैंगनीज है, उनका इतना नहीं है। सिर्फ जो मैक्सिमम आपने याद रखना है, स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम तक इनका स्ट्रांग हो जाता है, बाकी का वापस लेस हो जाता है, क्योंकि उनके पास जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है वो फिर कम बच जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। जो ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है बुक में, वो ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, ग्राफ लाइक दिस। ऊपर जाएगा एकदम से, फिर थोड़ा ऊपर जाकर फिर एक बार फिर नीचे आएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल नीचे, यहाँ पर आपको पोटेशियम नजर आएगा, उसके बाद आपको कैल्शियम नजर आएगा,
उसके बाद आपको स्कैंडियम नजर आएगा, SC यहाँ पर होगा। फिर मजीद ऊपर आपको टाइटेनियम इधर नजर आएगा, और सबसे टॉप पर भी आपको विनेडियम नजर आएगा। नीचे अगर आप आ जाओगे तो आपको क्रोमियम नजर आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर मैंगनीज नजर आएगा, वापस नीचे आ रहा है आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये दोनों यहाँ पर तकरीबन उनका सेम सेम है, आयरन कोबाल्ट और निकल सेम है। बाकी बेचारे जो कॉपर है, कॉपर उसे थोड़ा सा लेस है, और बिल्कुल जिंक जो है, जिंक यहाँ पर नीचे पड़ा होगा, तो जिंक का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज्यादा कम होगी इस एतबार से अगर देखा जाए। राइट, ये पॉइंट था मुझे मिला था कि बाइंडिंग एनर्जी आपकी बुक में है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है और इस तरह इसके साथ क्या क्या सिचुएशन होगा, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी इलेक्ट्रॉन्स को तो इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ ये एस इलेक्ट्रॉन को भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक, इनके पास बहुत सारे n-1d और ns इलेक्ट्रॉन्स हैं। n-1d मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, यानी इनके पास 3d इलेक्ट्रॉन भी है, 4d इलेक्ट्रॉन भी है, 5d इलेक्ट्रॉन भी है। तो वो 3d इलेक्ट्रॉन जो है, 4d 5d इलेक्ट्रॉन, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाया करेगा तो +1 आएगा, अगर दो जाया करेंगे तो +2 आएगा, अगर 3 के तो +3 आएगा, जिसकी वजह से इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाता है। ये दो रीजन हो गए। थर्ड, n-1d और ns के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। n-1d इलेक्ट्रॉन आर इजीली लॉस्ट एज ns इलेक्ट्रॉन। ये सवाल एक स्टूडेंट के जहन में बहुत आराम से आ सकता है कि यार आखिरकार इनका डी और एस कभी कभी आपने देखा था कि वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। वेट अ मिनट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टूडेंट के जहन में आ सकता है कि हमें हर जगह पर ये क्यों नजर नहीं आ रहा है, चंद मखसूस जगह में नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर रीजन में हम आ जाते हैं, बाकी ब्लॉक्स में ऐसा बहुत कम आपको नजर आएगा, बट इसमें ऐसा क्या है कि शिफ्टिंग हो रही है एस से डी में। दरअसल वो इसका जवाब ये है कि ये जो n-1d है, यानी 3d और 4s जो है, इनकी एनर्जीज बहुत क्लोज है एक दूसरे के साथ, बहुत क्लोज है। तो वो जो क्लोज एनर्जी है, क्लोज एनर्जी, इनकी एनर्जीज ठीक है डिफरेंट है बट बहुत क्लोज है। इन क्लोज एनर्जीज की वजह से क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉन 4 से 3d में आ जाते हैं, फिर मिक्सिंग हो जाती है, मतलब अगर वो 3d4 था तो 3d5 हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चेंज हो जाएगा। ये था क्लोज एनर्जी। बाकी में अगर आप और जगहों पे जाके देखेंगे ना, तो वहां पर डी और एस के दरमियान, बाकी जगहों बाकी ब्लॉक्स में डी और एस के दरमियान काफी ज्यादा एनर्जी का गैप होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी, वो क्लोज नहीं होते। तो उस केस में फिर इनसे इलेक्ट्रॉन का डी मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा जो मसला है वो क्लोज एनर्जी की बात है, दैट इज वाई। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट में ऐसा हो सकता है, बाकी में नहीं हो, तो बाकी में बता दो कि भाई उसमें एस और डी के दरमियान एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, तो वहां से शिफ्टिंग नहीं हो सकती है। ये हो गया। अब n-1d, अच्छा ये हो गया, इज लॉस्ट एज एन एस इलेक्ट्रॉन। ये जो 3d या 4d है या 5d है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस किए जा सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह एस से आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर सकते हैं। एस ब्लॉक में मैंने देखा था एक s2 एनर्जी सबशेल है, ऑर्बिटल्स है, इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इसी तरह जो 3d 4d 5d 6d है, इनसे भी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, बिल्कुल ns की तरह। सो ये चार रीजन है कि इनका इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों। ठीक है, स्टार पॉइंट में सबके साथ लगा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, अब मैं आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगा, आपने लिखना है, ठीक है, अपने साथ नोट करना है। लेकिन आप देखोगे कि इनमें +2 और +3 बहुत कॉमन है सबके अंदर। एक सीरीज है
जो आपका थर्ड 3D सीरीज है, 3D सीरीज में सेकेंड टीवी कर मनफी को निकाल खजन, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं, पहला आपने क्या लिखना है, 3D1 4S2 लिखना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, 3D1, इस बार दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, ऊपर से नीचे हम वो बढ़ाएंगे कि आप लोग पीरियड वाइज जा रहे हैं। तो नंबर से 3D2 4S2, ये आ जाएगा 3D3 4S2। ये करते जाएंगे आप, सब इस तरह से आ जाएगा लास्ट तक। जिंक D10 और 3D10 4S2 है। जिधर मैंने स्टार लगाया हुआ है वो स्टार भी आपको पता चल गया होगा कि मैंने कॉपर पर स्टार क्यों लगाया हुआ है और क्रोमियम पर मैंने स्टार क्यों लगाया हुआ है। ये आपको पता होगा कि यार मैंने स्टार क्यों लगाया हुआ है, ये आप खुद मुझे बताओगे। आप जरा नोट कर लीजिए, स्केंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 और 3 हो सकता है। इसके बाद लाइन को जरा देखो, ये लाइन थोड़ा सा बड़ा है, इसका मतलब इसको 2 3 के साथ साथ इसको 4 भी दे दें आप, मतलब आसान है याद करना। इसके बाद नेक्स्ट लाइन थोड़ा सा और भी लंबा है, उसके पास 3 2 3 4 के बाद 5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। उसके बाद एक और है मैंगनीज, मैंगनीज का 2 3 4 5 6, मतलब ये ऑक्सीडेशन इसका इतना भी हो सकता है, 6 तक भी जा सकता है। अब जो आ रहा है मैंगनीज, मैंगनीज के ऊपर मैं इधर स्टार लगा देता हूँ, एक स्पेशल डबल स्टार लगा लेता हूँ। वजह क्या है मैंगनीज के ऊपर, मैंगनीज का लाइन मैंने सबसे लंबा लिखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि ये 1 का ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है, 2 3 4 5 6 7 तक जा सकता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ये जा सकता है। बस यहां पर इसका ऑक्सीडेशन मैक्सिमम, इसके बाद लाइनें वापस छोटी हो जाएंगी, इसके बाद लाइनें वापस क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। यानी 2 1 से आपने स्टार्ट नहीं करना है, बस 2 3 4 5 6 7 आपने नहीं करना है। इसके बाद जो लाइन होगा उसको आप थोड़ा सा और छोटा बना देंगे, 2 3 4 जस्ट 5। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगा उसको आप और छोटा बनाएंगे, 2 3 एंड 4। उसके बाद जो लाइन होगा उसको और भी छोटा बनाएंगे, जस्ट 2 एंड 3 बनाएंगे। लेकिन ये वाला जो होगा 2 एंड 3, इसके साथ भी आपने 1 लगाना है। ये कौन खुशकिस्मत है, ये कौन खुशकिस्मत है, ये है आपका कॉपर। कॉपर पर मैं डबल स्टार भी इसलिए लगाऊंगा क्योंकि ये भी मैंगनीज की तरह 1 को शो करा है। सो ये 1 2 3 बहरहाल आपने लगाना है, ठीक है। इसी तरह से जिंक के साथ आपने जस्ट 2 लगाना है, जस्ट 2, बस। याद रखने का तरीका ये होगा कि आपने उसको देखना है, बस आपको याद रखना है कि सेकंड जो स्केंडियम है वो 2 और 3 का है, उसके बाद टाइटेनियम है। अगर आप उसको हिफ्स नहीं कर सकते बिल्कुल ना करें, कम से कम वो दिमाग के अंदर सीक्वेंस तो है ना, लाइनें बनाओ, एक को 2 3 कर दो, दूसरे को 2 3 4 कर दो, उसके बाद 2 3 4 5 कर दो, फिर 2 3 4 5 6 कर दो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 कर दो। ये याद रखो कि मैंने मैंगनीज के साथ 1 लगाना है और कॉपर के साथ 1 लगाना है। 2 3 तो बहरहाल सबके साथ आएगा। वो एक बेचारा जिंक है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। ओके, नाउ इन एलिमेंट के पास कैटालिटिक एक्टिविटी भी है। कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब ऐसे कैटलिस्ट हम इसको यूज करते हैं। क्यों, हम अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्यों कैटालिटिक कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलो कि भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, इनसे हम एक फायदा उठाते हैं। हमें पता चल गया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। इससे क्या होगा कि इनको हम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को इमिथाइल अल्कोहल बनाने में हम यूज करते हैं। निकल प्लाटिनम पैलाडियम, इसको हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जो कुछ अल्कीन्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन ऑयल की शक्ल में हो, वो डबल बॉन्ड होता है, तो हम उसको सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हम निकल प्लाटिनम पैलेडियम यूज करते हैं। ये आपको पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
मैंगनीज ऑक्साइड जो है, इसको हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आयरन को हम लोग अमोनिया के सिंथेसिस में हैबर प्रोसेस के थ्रू बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया इसका कैटालिटिक पावर। मैग्नेटिक पावर यानी कि ये मैग्नेटिस की तरफ अपने आप को खींचते हैं। ये बात हम लोग कहाँ पर पढ़ चुके हैं? ये बात हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक पे मैग्नेटिस की तरफ अपने आप को खींचते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इस बात में कोई शक नहीं कि आपको बताया गया था कि भाई इनके पास जो डी ऑर्बिटल है, डी में 5 खाने लिखे जाते हैं, किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 अनपेयर्ड है, किसी में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पैरामैग्नेटिक कॉज करते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि जो चीज मैग्नेटिस की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। क्यों अट्रैक्ट होता है? जिस चीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक शो करे, तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? एलॉय फॉर्मेशन। मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो साइज है ना, तकरीबन वो तो थोड़ा सा इतना ज्यादा छोटा बड़ा नहीं है, मतलब तकरीबन तकरीबन बराबर है, तकरीबन तकरीबन मैं बोलूंगा, ठीक है। इसके साइज की सिमिलैरिटी की वजह से इनको एक दूसरे के अंदर फिट करना बड़ा ही आसान है। मतलब एक अलग मेटल आप ले लो, एक और मेटल ले लो, इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स करना बड़ा आसान है, बिकॉज इनका साइज का कोई इशू नहीं, तो इनका बड़ा अच्छा पैकिंग हो जाता है। यही वजह है कि हम दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, उनसे एक नई क्वालिटी वाला लोहा बन जाता है। नई क्वालिटी वाला, कुछ ऐसे लोहे होंगे जो बहुत जबरदस्त करंट पास करेंगे लेकिन वो बहुत नरम होगा, कुछ ऐसे होंगे कि वो बहुत सख्त होगा लेकिन उसका करंट कम होगा। हमारे अपनी मर्जी के हिसाब से हम बनाते हैं अलॉय। तो चंद एग्जांपल हमारे पास है। ब्रास, ब्रास बहुत मशहूर नाम है अलॉय का। इसमें कॉपर और जिंक इस्तेमाल किए थे। 60 से 80% कॉपर है, 20 से 40% जिंक है। क्या है कॉपर और जिंक? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ब्रॉन्जे, ये जो कुछ गोल्ड मेडल जो है वो बनाते हैं ना, गोल्ड मेडल टाइप के ब्रॉन्जे मेडल्स होते हैं ना, समथिंग लाइक तमखे, उसमें कॉपर होता है 90 से 95% और टिन होता है 5 से 10%। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो ये एमडीकेट के सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मुझे, मैं कहता हूँ कोई भरोसा ही नहीं कि ऐसा कुछ आ जाए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें एक एटम, एक एटम है, उसके आसपास दो या दो से ज्यादा एटम आसपास अरेंज हो गए हैं, और साथ ही साथ कोई इस पे साइड पर इनके साइडों पर कोई पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन पड़ा होगा। तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मोस्टली दो पार्ट्स होते हैं। एक ये बड़ा वाला जो मैंने ब्लॉक लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो उसके साइड पर जो है ये नेगेटिव होगा। दो हिस्से हैं बस। अगर ये वाला साइड पॉजिटिव है तो फिर ये वाला साइड क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये जो दो ब्लॉक्स है इसको मैं फर्दर खोल के आपको बता दूं। अब आते हैं सेंट्रल एटम की तरफ। यहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक कंपाउंड में एक एटम है, उसके आसपास बाकी चीजें अरेंज है, दो या दो से ज्यादा, 3 4 5 6। दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है ये आपका सेंट्रल एटम है। बाकी आसपास जो है उसको लाइगेंड कहा जाता है। लाइगेंड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यानी डोनर, ये बी देता है, बी इसको इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े देते हैं वो है लाइगेंड्स। एक सेंट्रल एटम है, एक लाइगेंड है। मैं एग्जांपल बताकर आपको मजीद समझा दूं। आज ही जनाब, फाइनली हम आ गए।
ये फॉर्मूला जरा देखिए, के फोर को फिलहाल छोड़ दिए तो पॉजिटिव आयन, इसको आप छोड़ो दफा करो इसको। एफ ई आयरन है आपका। इस आयरन के साथ यहां पर एक साइनाइड इधर अटैच है, CN। एक साइनाइड यहां पर अटैच है, एक साइनाइड यहां पर अटैच है, एक साइनाइड यहां पर अटैच है, एक साइनाइड यहां अटैच है, एक साइनाइड यहां अटैच है। 6 साइनाइड एंड एक आयरन के आसपास अटैच है। इनके ऊपर ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल इन पर माइनस का चार्ज है। दिस इज कॉल्ड, ये जो कुछ मैंने ब्रैकेट में बंद किया हुआ है ना, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको ब्रैकेट में आपने बंद करते हैं, यानी अगर आप शॉर्टकट फार्मूला में देखोगे ना, तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला को अपने ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें लाइगेंड कौन सा है? आपका जो साइनाइड है, ये आपका लाइगेंड है। क्या लिखा हुआ है? लाइगेंड नेगेटिव आयन भी हो सकता है, यानी सेंट्रल एटम के आसपास नेगेटिव आयन भी आ सकता है, पॉजिटिव आयन भी आ सकता है, और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आ सकता है। अब मोनोडेंटेट लाइगेंड क्या है? मोनोडेंटेट लाइगेंड, लाइगेंड के मुख्तलिफ किस्में हैं। मोनोडेंटेट लाइगेंड वो है जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता हो। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे दे तो वो मोनोडेंटेट है, जैसे हेलोजन फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, OH माइनस, साइनाइड, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट, ये एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ देते हैं सेंट्रल एटम को। ऊपर जो एग्जांपल है इसमें साइनाइड दिया हुआ है, तो कौन सा लाइगेंड इसके आसपास है? मोनोडेंटेट। फिर उसके बाद है बाइडेंटेट। जाहिर है ये दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स देने वाला लाइगेंड है, लिगेंड या लाइगेंड जो आपको पता हो। CO3-2, ये दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े देंगे। SO4-2, CO-2 कार्बोक्सिलेट आयन, और NH2, इसको हाइड्राजीन कहा जाता है, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन, इसको नोट कर ले। हाइड्राजीन के पास दो लॉन पेयर है, ये दोनों लॉन पेयर दे सकता है, सो हाइड्राजीन बाइडेंटेट लाइगेंड हो सकता है। ट्राइडेंटेट में क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े दे रहा होगा, एक चीज 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े दे होगा। इसका एग्जांपल हमारे पास है डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन। और हेक्साडेंटेट क्या है? ये 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े दे सकते हैं। इसका एग्जांपल है EDTA। EDTA का मुकम्मल नाम है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। और फाइनली हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अब देखो ये जो K4 है ना, K4FeCN6, आयरन के आसपास कितने CN है? 6 CN है ना। तो द नंबर ऑफ ligands अराउंड द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आयरन के आसपास कितने CN है? 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN, 5 CN, 6 CN है ना। तो इसका मतलब ये है कि आयरन के आसपास 6 है, तो आयरन का पास जो 6 मैंने लिखा हुआ है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, 6 इज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरह नीचे जो एग्जांपल दिया हुआ है, कॉपर सेंट्रल एटम है। कॉपर आपका सेंट्रल एटम आप पहचान सकते हो ना, ब्रैकेट के फौरन बाद जो आएगा ये सेंट्रल एटम है, और जो पेरेंथेसिस में उसको बंद किया हुआ ये आपका लाइगेंड है। ठीक है, ओवरऑल सबको फिर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया जाता है। सबको जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया जाता है ना, इन सबको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका मैंने बता दिया, तो आखिरी एग्जांपल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये आप लोग मुझे बताओ। कि जो नीचे एग्जांपल है कॉपर NH3 4SO4 सल्फेट, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये आपने मुझे बताना है। बाय द वे एक और चीज है कि सल्फेट पर यहाँ पर माइनस का चार्ज होगा, कॉपर पे जो है प्लस का चार्ज होगा। सो अक्सर आप देखोगे
कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें एक पॉजिटिव पार्ट भी होगा और नेगेटिव पार्ट भी होगा। सो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन। खत्म हो गया ये वाला हिस्सा। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं।